Hello student, welcome to this lecture. In this lecture we are going to discuss some illustration based on drift velocity. इस लेक्चर में थोड़ा सा आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हम लोग केमिस्ट्री यूज़ करेंगे इसमें। केमिस्ट्री मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आप लोगों को वो जो एवोगाड्रोस नंबर वगैरह आपको पता होगा, उन्हीं सब चीज़ों का हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर कि 1 मोल 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये सब चीज़ों में कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन में, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ ए कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर क्रॉस सेक्शन एरिया carrying 1.5 ampere, assuming that each copper atom contributes roughly 1 conduction electron. Density is 9 into 10 to the power 3 kg per meter cube and its atomic mass is 935. तो पहले क्या क्या चीजें दे दी गई है आप ध्यान से देखिएगा। पहला दे दिया है आपके पास I का वैल्यू दे दिया 1.5 एम्पियर, पहला बात आपको दे दिया यहां से। ओके, दूसरा चीज आपको क्या दिया है यहां पर बताया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया है। तो ए का वैल्यू आपको दे दिया है 1 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर, ये भी अपने पास गिवन है। इसके अलावा आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट मीन्स आपको निकालना पड़ेगा इसमें वीडी आपको फाइंड आउट करना है। ओके, ये भी हो गया। अब यहां से आपको क्या क्या बातों को समझना है, इसको समझेंगे। यहां पर ये बोलता है कि एक कॉपर का जो एटम है कंडक्शन में एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हमारे पास एक्चुअली एक चीज दिया रहता है, दैट इज I इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं ANEVD। आपको VD निकालना है, I दिया हुआ है, A दिया हुआ है, E तो पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आपको सिर्फ मतलब अगर मैं इस चीज को थोड़ा सोचूं तो मेरे ख्याल से ये शायद ऐसा कुछ बनेगा, VD इज इक्वल टू I बाई ANE, इतना ही हम लोग को निकालना है। अब इसको निकालने के लिए सबसे बड़ा जो इश्यू आ रहा है यहां पर वो रहेगा n मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहले तो ये पता लगाते हैं कि 1 मीटर क्यूब में कितने कॉपर हैं, क्योंकि हर एक कॉपर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इस कारण से हम लोग को यह फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हर एक मीटर क्यूब में कितना कॉपर होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर थोड़ा सा हम लोग एवोगाड्रोस नंबर को लगाते हैं। तो यहां से अब देखिएगा, अगर पूछा जाए 1 मीटर क्यूब कॉपर का मास कितना होगा, तो यहां से देखेंगे हम लोग का 1 मीटर क्यूब ऑफ कॉपर। तो 1 मीटर क्यूब ऑफ कॉपर बोले से मतलब क्या हो जाएगा, डेंसिटी दिया है तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना है अपने पास, डेंसिटी दिया है 9 इंटू 10 टू द पावर 3। ओके, और साथ में आपको यहां पर जो वॉल्यूम दिया है 1 मीटर क्यूब के लिए ले रहे हैं हम लोग, तो 1 मीटर क्यूब ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो दैट में सीधा सीधा वॉल्यूम 1 है, तो दैट विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम। लेकिन ये जो होगा इसको ग्राम में बदलना पड़ेगा, क्यों बता रहा हूं मैं आपको, 10 टू द पावर 6 ग्राम। ग्राम में क्यों बदलेंगे हम लोग, क्योंकि यहां पर क्या होता है, एक इश्यू आता है ये कि हमारे पास दिया हुआ है, इसका एटॉमिक मास दिया है 63.5 यूनिट। तो 63.5 यूनिट मतलब 63.5 ग्राम इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है या 1 मोल होता है। तो इतने ग्राम में कितने मोल होंगे, तो सीधा सीधा लॉजिक यहां पर लगेगा हम लोग के पास यहां से कि यहां से देख लेते हैं हम लोग क्या लिखेंगे, तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग कि 63.5 ग्राम में 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल एंड दैट इज इक्वल टू 6.023 होता है, इसको अपन 6 ले रहे हैं, 6 इंटू 10 टू द पावर 23 कॉपर एटम। और जितना कॉपर एटम होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर एक कॉपर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उतने इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो इतना इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो आप लोग। तो इतना ग्राम में कितना होगा, मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर 6 ग्राम में कितना होगा, तो लिखेंगे हम लोग। तो कैसा करना पड़ेगा अपने को,
इसको लिखेंगे 6.6 इंटू 10⁻23 बाई 63.5 इंटू 9 इंटू 10⁻6। और ऐसा करने पर आपको यहां पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो मिलेगा 8.5 इंटू 10⁻, अपने पास आ जाएगा 28। इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे क्योंकि इतने कॉपर एटम होंगे। अब आपके पास देखिएगा क्या मिल गया हम लोग को, n मिल गया, ये था n, मतलब 1 मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब का मास 9 इंटू 10⁻³ kg है। 63.5 ग्राम में कितना 1 मोल है, 1 मोल में कितने कॉपर एटम है, 6 इंटू 10⁻23, जितने कॉपर एटम है उतने इलेक्ट्रॉन है। तो 1 मीटर क्यूब में 9 इंटू 10⁻6 ग्राम है, तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देयरफॉर आपके पास n का वैल्यू हमको मिल गया। n का वैल्यू आ जाएगा 8.5 इंटू 10⁻28। बस हमको n का वैल्यू चाहिए था, बाकी सारी चीजें हमारे पास है। अब सीधा सीधा वैल्यू रखिए और इसे सॉल्व कीजिए। तो वैल्यू रख के इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो क्या आएगा, इसको देख लेते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करेंगे तो देखोगे आएगा वी डी इज इक्वल टू आई का वैल्यू दिया 1.5 एम्पियर अपॉन, अपने पास ए का वैल्यू कितना दिया है हम लोग के पास 10⁻⁻7। ई का वैल्यू जो हो जाएगा, एन का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना है 8.5 इंटू 10⁻28 इंटू हमारे पास आ जाएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और जैसे ही आप इसे सॉल्व करते हैं तो Vd का जो वैल्यू हमारे पास आता है दैट इज 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये था हम लोग का इस इलस्ट्रेशन का पहला पार्ट। ओके, चलिए अब हम लोग इस इलस्ट्रेशन का दूसरे पार्ट पर बात करते हैं। हम लोग देखो लास्ट क्वेश्चन को रेफरेंस मानकर हम लोग के पास एक और क्वेश्चन आया है। बोलता कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन विद द, पहला क्वेश्चन थर्मल स्पीड ऑफ द कॉपर एटम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, दूसरा बोलता है स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैरिंग करंट, एंड तीसरा स्पीड ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर। तो चलिए इसका बी पार्ट का हम लोग फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। बोलता है कि कॉपर के एक एटम का स्पीड क्या होगा ऑर्डिनरी टेम्परेचर में। अब यहां पर ऑर्डिनरी टेम्परेचर मतलब क्या है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर मतलब सीधा सीधा 300 केल्विन। रूम टेम्परेचर लेते हैं अपन लोग लगभग, दिस इज ऑर्डिनरी टेम्परेचर। इस टेम्परेचर में आपसे पूछ रहा है कि आपका जो कॉपर एटम है उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो ठीक है, तो जब वेलोसिटी बोलते हैं मतलब आरएमएस वेलोसिटी, मतलब आपको कॉपर का आरएमएस वेलोसिटी के बारे में बोल रहा है। दैट मींस वी हैव टू कंपेयर विथ वी आरएमएस। ओके, अब आता है अपने पास, यहां से जैसे ये देख ली तो आपको क्या क्या चाहिए। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा क्लास 11th का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जाना पड़ेगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आप पढ़ते थे कि आरएमएस वेलोसिटी ऑफ एन एटम इज गिवन बाय 3kT/m, जहां पे T होता था टेम्परेचर, K होता था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और M जो होता था वो होता था मास ऑफ द एटम। तो यहां से आपको इन सारे डिटेल्स का मतलब देखा जाए तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व है। सिर्फ हमको K का वैल्यू पता होना चाहिए। तो K जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ये हो गया। और M मतलब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल या वन एटम ऑफ कॉपर, यहां पे एटम बोल रहा था कॉपर। तो चलिए कॉपर के एक एटम का मास निकालते हैं। तो आपको पता है सीधा सीधा यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं कि एक मोल दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23, मैं 023 नहीं लिख रहा हूं, इतने कॉपर एटम का मास इज इक्वल टू 63.5 ग्राम है। तो एक एटम का मास कितना होगा, तो उसको लिखेंगे 63.5 बाई 6 इंटू 10⁻23। और क्योंकि इसको आपको किलोग्राम में बदलना है तो आपको इसको 10⁻³ भी लिखना पड़ेगा और साथ में kg लिख देंगे।
तो देखिए आपके पास ये m का वैल्यू आ गया, मतलब आपके पास यहाँ पर m का वैल्यू मिल गया। यहाँ से अगर देखते हैं तो m इज इक्वल टू 63.5 इंटू 10⁻³ बाई 6 इंटू 10⁻23। अब आपके पास k का वैल्यू पता है, t का वैल्यू पता है आपके पास, और m का वैल्यू पता है। इन सारे वैल्यूज को जैसे ही आप VRMS के फॉर्मूले में रखेंगे तो आपके पास, मैं डायरेक्ट रिजल्ट को लिख दे रहा हूं, आप लोग इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे। इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट आता है वो आता है 342, ठीक है, 0.5757 मीटर पर सेकेंड। आपको कंपेयर करने बोला है, तो देखिएगा आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, लास्ट हम लोग जब निकाले थे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब आपको निकालना है कंपेयर करना, मतलब वी ड्रिफ्ट आपको निकालेंगे यहां पर वी ड्रिफ्ट बाय VRMS आपको निकालना है। तो वी ड्रिफ्ट का वैल्यू कितना आया था 1.1 इंटू 10⁻³ बाई VRMS का वैल्यू अभी निकाला हम लोगों ने, कितना आया 342.57, और इसको सॉल्व करने पर आपके पास आ जाएगा 3.21 इंटू 10⁻⁻6। ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और RMS वेलोसिटी का कंपैरिजन हुआ। मतलब थोड़ा सा क्लास 11 का कॉन्सेप्ट को हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके, एनीवे हम लोग आगे चलते हैं, अगले पार्ट में चलते हैं। अगला पार्ट क्या बोलता है यहां पर देखेंगे, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैरिंग द करंट, मतलब जो इलेक्ट्रॉन करंट को कैरी कर रहा है उसका स्पीड निकालना है। तो ठीक है, वो भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो स्पीड मतलब थर्मल स्पीड, तो थर्मल स्पीड निकालने के लिए अपने पास सेकेंड पार्ट में जाना पड़ेगा। तो चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट में बोलता है स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कंपेयर करना है। तो उसके लिए भी अपन बात करते हैं कैसे कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। देखिए इसका नेक्स्ट वाला पार्ट बोला है कि इसमें कि स्पीड ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, तो उसका जो स्पीड होगा, तो स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं इसको VEF लिख रहा हूं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पीड जो होता है लाइट के स्पीड के इक्विवेलेंट होता है, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं RMS स्पीड वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो वी ड्रिफ्ट बाई VEF, तो वी ड्रिफ्ट का वैल्यू था 1.1 इंटू 10⁻³ बाई वी इलेक्ट्रिक फील्ड का 3 इंटू 10⁸, और इसे आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाता है 10⁻11। ये आपके NCERT टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने अभी देखा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे का एग्जांपल देखते हैं। देखिए आपके पास नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्या दिया हुआ है, कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 1 मिलीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। A copper has 8.4 into 10⁻28 atoms per cubic meter. Find drift velocity of electron assuming that one charge carries 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb is associated with each atom। क्या क्या बात दिया हुआ इसको पहले लिखते जाते हैं। पहला आपको I दे दिया है, I का वैल्यू दे दिया है 0.2 एम्पियर, ये आपको पहला चीज दे दिया है। ओके, दूसरा क्या चीज दे दिया है, कॉपर में जो उसका कॉपर का जो डेंसिटी दिया है, एटम डेंसिटी दिया है, मतलब पर मीटर क्यूब में कितने एटम्स है, और इसमें साथ में एक ही बोलता है कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये दे रहा है आपको एक एटम। तो मतलब आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दिया इनडायरेक्टली, एन का वैल्यू दे दिया है 8.4 इंटू 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब, और एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, मतलब आपको ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल गया। इसके बाद आपको यहां पर बता रहा है और क्या चीज दे दिया है, आपको यहां पर निकालने बोला है। अच्छा, यहां पर एक और चीज दे दिया है, आपको डायमीटर दे दिया है, डायमीटर दे दिया 1 mm, तो 1 mm मतलब 10⁻³ mm। तो रेडियस का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, ये भी दे दिया आपको, ये भी मिल गया है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालने से बोला है कि फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी
तो आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू क्या होता है, आई बाई ए एन ई। अब आपको ए का वैल्यू अलग से निकालना पड़ेगा, तो ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई, और आर का वैल्यू कितना होगा 0.5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। अब आपके पास सारी चीज़ें आपको मिल गई। अब सारे वैल्यूज को रख सकते हो आप लोग, और इसका वैल्यू जब सॉल्व करते हैं तो ए का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 7.85 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। तो बस अब आप वी डी के इस वैल्यू में सबको रखिए। सो वी डी इज इक्वल टू आई का वैल्यू 0.2 बाई ए का वैल्यू 7.85 इंटू 10⁻⁻7, ओके, इंटू एन का वैल्यू है 8.4 इंटू 10⁻28, और साथ में इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सारी चीज़ें दे दी गई है, इसको आप सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करके इसका वैल्यू आ जाता है 1.895 इंटू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट इलस्ट्रेशन को देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो है बहुत सिंपल सा इलस्ट्रेशन है। बोलता है 10 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ वायर इन 5 मिनट। द रेडियस ऑफ द वायर इज 1 mm. इट कंटेन्स 5 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या क्या चीजें दे दी गई है आपको? आपको चार्ज दे दिया है, चार्ज दे दिया है 10 कूलम, टाइम दे दिया 5 मिनट, तो टाइम को 5 मिनट है तो सेकंड में कन्वर्ट करो तो हो जाएगा हमारे पास 300 सेकंड। उसके बाद आपको क्या दे दिया है? रेडियस ऑफ द वायर दे दिया है। ओके, रेडियस दे दिया आपको कितना 1 mm, तो मतलब 10⁻³ मीटर। उसके बाद बताता है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी दे दिया है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दिया है, n का वैल्यू भी आपको दे दिया है 5 इंटू 10⁻22। आपको निकालना क्या है? पहला चीज निकालने बोला है करंट, दूसरा चीज निकालने बोला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दो चीज आपको निकालने बोला है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं हम लोग यहाँ से। तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से आप पहले तो करंट निकालना। करंट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? चार्ज बाई टाइम। चार्ज आपको दे दिया कितना 10 कूलम, टाइम कितना दे दिया हमारे पास? टाइम 300 सेकेंड आया, तो मतलब कितना हो गया? इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसमें से आ जाएगा 3.33 इंटू 10⁻⁻2 एम्प्स, या एम्पियर जिसको बोलते हैं। उसके बाद अगला निकालने बोला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए पहले एरिया निकाल लेंगे हम लोग। तो एरिया के लिए आपके पास तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, एरिया निकालना होगा तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर की जगह लिखेंगे 10⁻³ का स्क्वायर। बस इन वैल्यूज को रखेंगे तो ये हमारे आसान, दैट मीन्स यहाँ से सीधा दिखता है ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 3.14 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया भी आ गया। बस इन वैल्यूज को आप पुट कीजिए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू आई बाई ए एन ई आ जाता है। तो अब रखिए आई का वैल्यू कितना है? आई का वैल्यू हमारे पास अभी निकाला हम लोगों ने 3.3 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई, आपको निकालना है ए का वैल्यू। ए का वैल्यू कितना है? 3.14 इंटू 10⁻⁻6। ओके, एन का वैल्यू कितना दिया है? एन का वैल्यू 5 इंटू 10⁻22, 5 इंटू 10⁻22 इनटू फाइनली हमको एक और चीज़ क्या देना है यहाँ पर? ई का वैल्यू देना है। ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इन वैल्यूज़ को रख के सॉल्व कर दीजिए
और आपको जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकलेगा वो आएगा 1.326 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो था हमारा कुछ इलस्ट्रेशन था जिसको हम लोग डील कर रहे थे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ये सारे इलस्ट्रेशन ज़रूर करें, और इसमें से मैं आपको इसका एश्योरेंस दे सकता हूँ कि एक न्यूमेरिकल पक्का आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। चलिए, तो अब हम लोग दूसरा टॉपिक चालू करते हैं। अब उस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे हम लोग। देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। देखिए, हम लोग लास्ट जो लेक्चर पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने ओम्स लॉ को डिराइव किया था, और ओम्स लॉ से हम लोग को कुछ एक्सप्रेशन निकला था कि जो रेजिस्टेंस होता है उस रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन आया था, और वो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था, R इज इक्वल टू ml बाई, हम लोग लिखा था ANE² टाउ। तो यहां से हम लोग ये भी बात किए थे कि आपको ये भी पता होगा कि रेजिस्टेंस जो होता है उसके लिए हम लोग लिखते थे ρL/A। अब आप देखिएगा, इसको अगर कंपेयर करते हैं तो देखिए RL और A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो MANE² जो है ये किस चीज़ को बताता होगा, ये ज़रूर हमारा रो रेजिस्टिविटी को बताता होगा। तो यहाँ से हम लोग अगर कंपेयर करें तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या लिखते होंगे हम लोग, MNE² टाउ। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमको ध्यान देने वाला है इसमें, वो ये है कि जो ये रो रेजिस्टिविटी जो है, उस रेजिस्टिविटी में आप एक चीज़ फोकस करेंगे। देखिए, m जो है वो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, वो किसी भी हालत में नहीं चेंज होने वाला। n जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और आपको पता है किसी दिए हुए मटेरियल के लिए ये भी कभी नहीं चेंज होने वाला। ठीक, अब रहा सवाल E जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो तो भी चेंज नहीं होने वाला। तो पूरी तरह से आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा यहाँ से कि हमारा जो रेजिस्टिविटी है वो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन पर डिपेंड कर रहा है। दैट इज रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, और टाइम ऑफ रिलैक्सेशन जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, तेजी से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और उतना ही जो टाइम इंटरवल रहेगा वो उतना ही क्या होगा, शॉर्ट होगा, जिसके कारण एट हाई टेम्परेचर टाइम ऑफ रिलैक्सेशन विल डिक्रीज एंड देयरफॉर रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज। तो इससे क्या समझ में आता है, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, मैं यहाँ पे कंडक्टर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि अलग अलग चीजों में इसका वैल्यू अलग अलग होता है। ठीक है, तो चलिए यहां से हम लोग देखते हैं। हम लोग पहले बात करेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, इसमें बात करते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो आपको पता है कि रो जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है। तो यहां पर हम लोग एट हाई टेम्परेचर टाउ विल बी वेरी स्मॉल, देयरफॉर रो विल इंक्रीज, रो बढ़ जाएगा। और रो का बढ़ना मतलब रेजिस्टिविटी का बढ़ना, और इस एक्सप्रेशन से आप देखते हो R इज इक्वल टू रो L बाई A। मतलब आप किसी कंडक्टर का लेंथ भी मत बढ़ाइए और एरिया भी मत बढ़ाइए, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है या रेजिस्टिविटी होता है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। किसका, कंडक्टर का। ठीक है, कंडक्टर का बढ़ता है। और ये एक्सपेरिमेंटली इसको देखा गया कि जो रेजिस्टिविटी होता है उसको हम लोग कुछ इस प्रकार से बताते हैं, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रो नॉट, यहां पर लिखते हैं 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आता है, और आपको दिख रहा है जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ लीनियरली हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आ रहा होगा, बोलोगे सर ये रो नॉट कहाँ से आ गया, ये टी नॉट क्या है, अल्फा क्या है। तो चलो एक एक करके इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब बोलोगे सर ये एक्सप्रेशंस कहाँ से आया।
एक्सप्रेशन के बारे में आप परेशान मत होइए, ये एक्सप्रेशन हम लोग एक्सपेरिमेंटली इसको फाइंड आउट किया गया था, इसका कोई प्रॉपर हम लोग डेरिवेशन पर बात नहीं करते। बस ये बात ध्यान रखना, ये लीनियरली डिपेंडेंट होता है, ये हमारा जो लीनियरली डिपेंड होता है मतलब टेम्परेचर के साथ लीनियरली इंक्रीज होता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अब क्या हो रहा है यहां से, अब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा सर ये रो तो आपने रेजिस्टिव बताया, रो नॉट क्या है, अल्फा क्या है, टी क्या है, टी नॉट क्या है। तो देखिएगा अल्फा को बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक, अब बोलोगे सर टी नॉट क्या है, तो टी नॉट एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है या एक लो टेम्परेचर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को प्रॉपरली डिफाइन करते हैं और यूजुअली एक रेफरेंस टेम्परेचर बोल सकते हो। टी नॉट इज रेफरेंस टेम्परेचर, ये एक प्रकार का रेफरेंस टेम्परेचर होता है, रेफरेंस टेम्परेचर जो बेसिकली 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रेफरेंस टेम्परेचर मतलब किसी एक को जीरो या कम मान के आप प्लस माइनस सोच सकते हैं ना, उसी चीज के लिए हम लोग इसको रेफरेंस टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलोगे सर रो नॉट क्या है, तो रो नॉट जो होता है वो होता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर एट टी नॉट टेम्परेचर। मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड में या टी नॉट टेम्परेचर में जो रेफरेंस टेम्परेचर है उसमें उसका जो रेजिस्टिविटी होता है उसको रो नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां से हम लोग को ये रिलेशन हम लोग को फाइनली मिल जाता है कि ये हम लोग का किस प्रकार से होता है चेंज। यहां पर ये जो मैंने जो टेम्परेचर कोफिशिएंट बताई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखा गया है कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है हम लोग का, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कितनी तेजी से बढ़ेगा या कितने धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर हमारा रो नॉट का वैल्यू जो, सॉरी रो नॉट बोल रहा हूं मैं, अल्फा का वैल्यू बोलूं, अल्फा का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, वेरी हाई होता है प्योर मेटल के लिए, प्योर मेटल, लेकिन पॉजिटिव होता है, ये बात भी ध्यान रखना, हाई प्लस पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव होगा। और अल्फा का वैल्यू वेरी वीक, वेरी वीक बट पॉजिटिव, ये होता है हम लोग का एलॉय के लिए, ये बट पॉजिटिव होता है। मतलब एक एलॉय का कोई कंडक्टर बना रहेगा, उसका टेम्परेचर बहुत तेजी से, उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगा, लेकिन एक प्योर मेटल का जो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। इसको मैं अगर ग्राफिकली आपको बताऊं तो आपको ग्राफ में कुछ ऐसा दिखेगा, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं रेजिस्टिविटी, ले लेता हूं रो, और इधर पे ले लेता हूं सपोज टेम्परेचर टी, तो आप देखोगे कि टेम्परेचर के साथ जो रेजिस्टिविटी रहता है, अगर मैं प्योर मेटल ले लूं लाइक कॉपर और समथिंग, तो आपको ये तेजी से ऐसा बढ़ता हुआ दिखेगा, ये लीनियरली बढ़ता नहीं दिखता। ये कॉपर के लिए है ना, जैसे कॉपर ही ले लिया मैंने। लेकिन अगर आप किसी एलॉय को लेते हैं, एलॉय में जैसे हम लोग बहुत पॉपुलर एलॉय का यूज करते हैं निक्रोम। निक्रोम बोलोगे सर क्या चीज है, निक्रोम जो होता है, जो हीटर वगैरह बनाने के लिए जो एलिमेंट का यूज किया जाता है, जो वायर होता है उसको बोलते हैं निक्रोम। निक्रोम में ये चीज आपको एकदम स्ट्रेट दिखता है, मतलब निक्रोम का जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ बहुत तेजी से नहीं बढ़ता। देखिए ये कितनी तेजी से बढ़ रहा है टेम्परेचर के साथ, बट ये टेम्परेचर के साथ बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, निक्रोम या ऐसा और भी कई सारे एलॉय होते हैं, निक्रोम हुआ, मैग्नाइन हुआ, ये सारे एलॉय का यूज किया जाता है जो टेम्परेचर के साथ जिनका रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता, यह बहुत धीमे धीमे होता है। ठीक है, बाकी भी होते हैं, सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं, उनके रेजिस्टिविटी के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहां पर, नेक्स्ट जो रहेगा आगे बात करने वाले हैं कि इसके ऊपर बेस करके कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब एक बात और देखिएगा इसमें, क्योंकि रेजिस्टेंस जो रहता है वो हमारा रो पे डिपेंड करता है,
तो इसलिए हमारा रेजिस्टेंस के लिए भी ऐसे ही फॉर्मूला बन जाता है, R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। यही फॉर्मूला हमारे पास रेजिस्टेंस के लिए भी बन जाता है। चलिए कुछ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं हम लोग इसको बेस करके। इस इलस्ट्रेशन को देखिए क्या बोलता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 5 ओम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब एक टेम्परेचर दे दिया, रेफरेंस टेम्परेचर दे दिया है, मतलब T इज इक्वल टू T0 इज इक्वल टू आपको दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें बता रहा है इसका रेजिस्टेंस मतलब R नॉट का वैल्यू आपको दे दिया है कितना, 5 ओम। उसके बाद बताता है आपको कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में इसका टेम्परेचर जो है वो बन जाता है 5.39 ओम। मतलब T1 ले लेते हैं सपोज इसको, या T100 ले लेते हैं। T100 पर इसका रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका रेजिस्टेंस जो हो जाता है वो हो जाता है R100, जिसका वैल्यू हो जाता है 5.39। ओके, अच्छी बात है। अब अगला बोलता है कि नेक्स्ट इसमें बोलता है कि एक टेम्परेचर T है जिसमें उसका रेजिस्टेंस कितना 5.975 ओम हो जाता है। वो टेम्परेचर नहीं पता, ये टेम्परेचर आपको निकालना है, पर उस टेम्परेचर में आपको उसका रेजिस्टेंस बता दिया है कितना है, 5.975 दिया है। देखिए हम लोग एक एक्सप्रेशन बना लेते हैं, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट, क्या लिखते हैं हम लोग, 1 प्लस अल्फा टी लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, आर टी इज इक्वल टू, या माइनस लीजिए, माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा टी लिख दीजिए। इसी तरीके से आप R100 का लिख देंगे, R100 माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा 100। दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा आर टी माइनस आर नॉट अपॉन R100 माइनस आर नॉट इज इक्वल टू टी बाई 100। तो आपको यहाँ पर सारे वैल्यूज़ दी हुई है, रखते जाइए आप लोग। यहाँ पर आर टी का वैल्यू आपने देखा, लिखा है यहाँ पर 5.975, ठीक, माइनस आर नॉट का वैल्यू दिया है 5 बाई, यहाँ पर फिर से R100 का वैल्यू दिया है 5.39 माइनस 5 इज इक्वल टू टी बाई 100। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर t का जो वैल्यू आ जाएगा आपके पास, t का वैल्यू आ जाएगा 345.65 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा आंसर आएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो इतना बनाइए, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। सो टिल देन, बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।